मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये सीटेट का पेपर है जो कि 17 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी। और इसके हम लोगों ने 17 क्वेश्चन पहले वीडियो में देखे हैं। तो नेक्स्ट 18 से लेके 30 तक के क्वेश्चन जो हम लोग अब आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ है यहाँ है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य एक क्षमता है जिसका मतलब होता है इसकी वजह से बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, व्याख्या नहीं कर पाता और समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। गतिक दिव्यांगता जो कि मतलब फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली दिव्यांग है, उनको अगर हमको पढ़ाना है, सफल समावेशन करना है स्टडी में उनका, तो सबसे ज़रूरी है कि उनको ध्यान में रख के कक्षाओं का संचालन नीचे किया जाए। पुस्तकालय, लैब्स इत्यादि का ग्राउंड फ्लोर पे आप यूज कर सकते हैं ताकि वो भी उसमें इंक्लूड होकर पार्टिसिपेट करें। न कि कक्षाओं का, लाइब्रेरी और पुस्तकालय का ऊपरी मंजिल पे आयोजन होना चाहिए। तो ये सरासर सही नहीं है, विरुद्ध है इसके। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सृजनात्मकता जो है विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। अभिसारी सोच ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अभिसारी का मतलब होता है संकुचित। अगर यहाँ पे अपसारी होता तो अपने क्रिएटिविटी को दिखाता, बहुत सारी क्रिएटिविटी को दिखाता और सभी डायरेक्शन में डाइवर्ज करना एक तरह से आप बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है कन्वर्ज। अभिसारी का मतलब कन्वर्ज होता है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, उससे असंबद्ध शब्द प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जुड़ा हुआ हो, उससे रिलेटेड हो, वो शब्द हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री जो है मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो, आप उससे चार्ट दिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड चार्ट, उससे रिलेटेड फिगर बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। उससे विद्यार्थी अच्छे से सीखेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रखने में उसकी हेल्प करेगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि को हासिल करने में विद्यार्थियों के लिए विफलता में योगदान देगा, सक्सेसफुल नहीं। तो इसका मतलब है मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्यों, उसकी विफलता का क्या रीजन है। तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेटेड करिकुलम, बट यहाँ पे गैर प्रासंगिक है, मतलब उससे रिलेटेड आप जो पढ़ा रहे शैक्षणिक जो टीचिंग कार्यक्रम चल रहा है उससे रिलेटेड ना होकर के गैर रिलेटेड है एक तरह से। तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाते हैं कि जीन प्याजे जी ने भी बोला था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट एंड लिटिल इनोवेटर है, बिकॉज वो अपने साहित्य की दुनिया, अपनी दुनिया, अपने साहित्य का निर्माण खुद करते हैं। इस तरह से अपने ज्ञान के निर्माण में भी वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से याद करने में आसानी भी हो जाएगी और ये याद कर सकते हैं हम। 24 का 4 नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 25 एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बचना चाहिए मतलब अवॉइड करना चाहिए। उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण देना, ये इससे बचना चाहिए। आप जो संप्रदाय उससे पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित ही उदाहरण देने चाहिए। और गैर उदाहरण जो है ना, वो गैर उदाहरण भी दे सकते हैं जो कि उस उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे उस संप्रदाय से रिलेटेड बचना है। अगर ये जो था ना संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, ये सही हो जाता, सही है। और यहाँ पे अगर रहता गैर उदाहरण, जैसे उसकी अदर चीज़ों से रिलेटेड भी, उसकी संस्कृति से रिलेटेड भी, तो सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 25 का 2। असतत उदाहरण को नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है 26 का, स्वयं के अज्ञाता होने का ज्ञान
या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता जो है अधिसंज्ञान को दिखाती है कि आप अपने बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, अपने गुण, दोष और जो भी जो आपका व्यक्तित्व है, व्यवहार, विशेषताओं, क्षमताओं, इसके बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना, उसको अधिसंज्ञान बोलते हैं। सुना भी होगा ये वर्ड आप लोगों ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो ये समस्या समाधान यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जब हम किसी भी जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसके पास हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो पहले ये पता करता है कि बीमारी है क्या, क्या प्रॉब्लम है। तो और उसके बाद वो डिटरमाइन करता है, जैसे पता चला क्या प्रॉब्लम है, तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वो मुझे इसको ठीक करना है। उसके हिसाब से वो समाधान निकालता है, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वो बोलते हैं कि आप जाके फिर से रीचेकअप कराइए। तो फिर परिणामों की खोज होती है कि अब पहले के कंपेयर में आपका जो प्रॉब्लम है कितना सही हुआ। फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ चेंज की जाती हैं। हो सकता है बहुत सारे सुझाव भी बाद में दिए जाते हैं, तो कुछ दवाइयाँ बदल भी दी जाती है, बंद भी कर दिए जाते हैं और फिर से परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है कि अब आपका जो प्रॉब्लम है पहले की अपेक्षा सही हो गया है या नहीं। तो इसको बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर यानी कि समस्या समाधान। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण है इसका, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जान का नेतृत्व करने में सहायक होता है। मेरे हिसाब से ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी आपके डाउट्स हैं उसको पहचानना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में गहन जांच करने से ज़्यादा हमें समझ में आता है, ज़्यादा नॉलेज मिलता है। साथ साथ हमारा जो डाउट है वो तो क्लियर होता ही है। इसलिए आर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, जैसे क्लास चल रही है और आप सपोज डेट आप सिर्फ वैसा काम कर रहा है, जरा जो बैठ के एक ही जगह बैठा हुआ है वो उस तरह का काम ही कर रहा है, तो उसे उसे लगेगा ना क्लास में बोरियत फील होने लगेगी। जब आप उसको कुछ एक्टिविटीज़ दे देते हैं, कुछ ड्राइंग दे देते हैं और कुछ अलग काम दे देते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होके अपने क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो वो बोर नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा एक मिनट। तो वो बोर नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का आपका 1। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना ये अनुचित तरीका है। उसकी क्षमता पर केंद्रित आप नहीं बता सकते कि तुम्हारी क्षमता इस तरह की है तो इस हिसाब से ये उसको मोरली डाउन भी करेगा और ये सही भी नहीं रहेगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का अपना विशेष महत्व होता है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी कठिनाई से अवगत कराने, उनमें सुधार लाने, उपचारात्मक शिक्षण करने आदि में विशेष भूमिका निभाती है। तो इस तरह से ये जो है ना ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन 30 का वो सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।